हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रकाश भारती का नॉवेल काली डायरी का चौथा भाग। इसके पहले के 3 भाग आपको प्रकाश भारती की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मोना ने मुगल रेस्टोरेंट से अपने जाने और बाद की जो बातें सुनाई थी, उन पर गौर करते हुए अजय के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। मोटे तौर पर उन बातों से एक ही नतीजा निकलता था, नीलम किसी भारी मुसीबत में फंस गई लगती थी। हालांकि वह यकीनी तौर पर नहीं कह सकता था कि उसका वो नतीजा सही था, क्योंकि इस बात की निश्चित जानकारी उसे नहीं थी कि रघु और मोना का टैक्सी में पीछा करने वाली नीलम ही थी। लेकिन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ यह अनुमान तर्कसंगत प्रतीत होता था। अगर उस टैक्सी में वाकई नीलम ही थी, तो भी ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था कि कार से उतरकर जब रघु पीछा करने वाले का पता लगाने चला गया था, तो नीलम उसके हाथ पड़ी गई थी, क्योंकि बकौल मोना वह नहीं जानती थी कि उसके भाग आने के बाद क्या हुआ था। नीलम खतरे में थी। इसका इकलौता स्पष्ट संकेत यही था कि वह ना तो वापस लौटी थी और ना ही उसने फ़ोन किया था। इसका सीधा सा मतलब था कि इनमें से कोई भी काम कर सक पाने की हालत में वह नहीं थी, और इससे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था। सुनसान सड़क पर रघु ने नीलम को पकड़ लिया था। नीलम की टैक्सी का ड्राइवर भी शायद उन लोगों से मिला हुआ था। मोना ने जिस ढंग से वाक्य बयान किया था, उससे जाहिर था कि टैक्सी ड्राइवर ने ज़रा भी एहतियात पीछा करने में नहीं बरती थी। इससे लगता था कि उसकी भी मिली भगत रही होगी। आमतौर पर किसी भी तजुर्बेकार और समझदार ड्राइवर से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जिस पार्टी का वह पीछा कर रहा है, उसके रुकने के बाद उसके पीछे ही वह भी रुक जाएगा, और वो भी सुनसान सड़क पर। उस सबसे एक ही तर्कपूर्ण नतीजा निकला था। नीलम उस गिरोह के हाथे में थी जो मेघराज सक्सेना के रेलवे क्लॉक रूम में रसीद के टुकड़े को हासिल करना चाहता था। अजय के दिमाग में यह नतीजा इस ढंग से गड़कर रह गया कि चाहकर भी इसे अपने दिमाग से वह नहीं निकाल पाया। अजय को अचानक वो नज़ारा याद आ गया जब कुर्सी पर बंधी बैठी नीलम का गाउन रघु हटा रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में वासना की भूख थी। वो घड़ी तो टल गई थी, लेकिन अब जबकि नीलम पूरी तरह उसके कब्जे में थी, अजय के समस्त शरीर से गुस्से की ज़बरदस्त लहर गुजर गई। उसके हाथ मुट्ठियों की शक्ल में भिज गए और वह ज़ोर से उन्हें कुर्सियों के बाजुओं पर पटकने लगा। अगर नीलम वाकई रघु और जय के कब्जे में थी, तो भगवान ही उसकी रक्षा कर सकता था। अजय को यह सोचकर खुद पर ताव आने लगा कि मेघराज की लाश से मिले कागज के उस टुकड़े को उसने बदमाशों को देने से क्यों इनकार कर दिया था। बदमाशों को पूरा यकीन था कि कागज का वो टुकड़ा उसी के पास था, और इस बात का स्पष्ट संकेत भी उन्होंने दिया था कि उसे वे लोग हासिल करके ही रहेंगे। वही क्यों कागज के उस टुकड़े से चिपका हुआ था। अगर उसने वो उनको दे दिया होता। नहीं। अचानक उसके कंठ से घुर्राटपूर्ण आवाज़ निकली। उसे झुका पाना नामुमकिन था। उसने गिलास खाली करके फ्रेश ड्रिंक बना लिया। नहीं, वह कभी नहीं झुकेगा। वह अजय कुमार था, पेशे से प्रेस रिपोर्टर, शौक से जासूस और फितरत से खुराफाती। उसके पास ना तो सूझबूझ की कमी थी और ना ही हौसले की। इतना सख्त जान भी वह था कि उससे टकराने वाले को हमेशा मुंह की खानी पड़ी थी। हालात चाहे कितने भी खतरनाक रहें, वह ना तो कभी घबराया था और ना ही निराश हुआ था। इसलिए आखिर में हमेशा बाजी उसी के हाथ रही थी। यह ठीक था कि नीलम की सलामती के लिए वह फिक्रमंद था, लेकिन नीलम भी कोई बच्ची या अनाड़ी नहीं थी। वह प्रेस रिपोर्टर थी। हौसले की कमी भी उसमें नहीं थी। इस किस्म के हालात का तजुर्बा भी उसे था। वह अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। अगर उन लोगों के कब्जे में नीलम थी, तो उसके पास भी उनकी वो चीज़ थी जिसे हासिल करने के लिए वे मरे जा रहे थे। इस लिहाज से तो बाजी बराबर थी। लेकिन अपनी जगह यह बात भी सही थी कि उसने नीलम को एक ऐसे कागज़ के टुकड़े की खातिर दांव पर लगा दिया था जिसकी अहमियत दूसरों के लिए चाहे जो भी हो, उसके अपने या नीलम के लिए कुछ नहीं थी। इतना ही नहीं, कागज़ के उस टुकड़े की खातिर वह न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि आईबी तक से भी पंगा ले बैठा था। हर जगह उसने बुरी तरह अपनी गर्दन फंसा दी थी। वजह थी उसका खुराफाती दिमाग, जिसके कारण उसे उस कागज़ से किसी बड़े ही मोटे चक्कर की बू आ रही थी। और दूसरे, उसे ये बात कतई पसंद नहीं आई थी कि उससे मिलने के लिए आ रहे किसी आदमी को रास्ते में ही शूट कर दिया जाए। इसे वह अपनी तौहीन समझ रहा था। जब तक मेघराज की मौत का सवाल था, उससे कोई फ़र्क उसे नहीं पड़ा था। यह ठीक था कि 8 साल पहले मेघराज उसके परिचितों में से एक था, लेकिन उसका दोस्त वह कभी नहीं रहा था। इसलिए उससे किसी किस्म की हमदर्दी या उसकी मौत पर अफसोस उसे नहीं था। अलबत्ता इस बात का अफसोस उसे ज़रूर था कि उस 2 टके के घटिया आदमी की वजह से नीलम मुसीबत में जा फंसी थी। अजय ने अपना ड्रिंक ख़त्म किया और इन विचारों को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश में कुर्सी से उठकर चहलकदमी करने लगा।
बेडरूम के बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर वह रुका। उसने गौर से सुनने की कोशिश की, फिर अचानक दरवाज़ा खोल दिया, ये देखने के लिए कि उसकी हिदायतों पर अमल करते हुए मोना ने खुद को सही ढंग से छुपा लिया या नहीं। अंदर अंधेरा था। लाइट ऑन करते ही उसे बिस्तर पर कंबल के नीचे एक मानव आकृति विपरीत दिशा में करवट लिए फैली दिखाई दी। उसके जबड़े भिज गए। लंबे लंबे डग भरता हुआ वह पलंग के पास पहुंचा। तुम्हारी इस हरकत का मतलब जान सकता हूँ? उसने क्रोधित स्वर में पूछा। मोना ने धीरे धीरे करवट बदली और मादक निगाहों से उसे देखा। मुझे यही आइडिया ज़ोरदार लगा, वह चहकती हुई बोली। मैं करवट लिए इस ढंग से कंबल ताने रहूंगी कि सिर्फ बाल ही नजर आएंगे। तुम उन लोगों से कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी के सर में दर्द है, इसलिए वह चुपचाप बिस्तर में पड़ी है। अगर वे शरीफ आदमी होंगे तो पलंग से दूर ही रहेंगे। वैसे मेरा ख्याल है बेडरूम के अंदर वे लोग नहीं आएंगे। क्यों? पलंग के पायते वाले सिरे के पास खड़े अजय ने देखा। मोना ने अपने कपड़े लापरवाही से कुर्सी की पुष्ट पर डाल दिए थे और उसके सैंडल पलंग के नीचे रखे थे। अजय क्रोधपूर्वक नज़रों से उसे घूर रहा था। तुम्हारा ये आइडिया निहायत बेहुदा है, वह कड़े स्वर में बोला। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं बिस्तर से खींचकर तुम्हारी नंगी तुम पर ठोकर मारकर तुम्हें बाहर निकाल देता। मोना मुस्कुराई। लेकिन मैं नंगी नहीं हूँ, लो देखो, उसने कहा और अपने जिस्म के ऊपरी भाग से कंबल नीचे खिसका दिया। वह नीलम का एक पारदर्शी रेशमी नाइट गाउन पहने थी। अजय को और ज़्यादा ताव आ गया। मेरा विचार था कि इस हालत में तुम मुझे ज़्यादा पसंद करोगे, मोना आमंत्रण पूर्वक बोली। तुम चाहते थे ना कि पीटर से छुटकारा दिलाने में तुम्हारी मदद पाने की वजह पेश करूं। वजह की शक्ल में मैं खुद तुम्हारे सामने बिछी हुई हूँ। आओ। शड़प, अजय गुर्रा कर बोला। मैंने तुमसे बिस्तर में घुसने के लिए नहीं बल्कि पलंग के नीचे छुपने के लिए कहा था। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा आराम से हूँ, मोना ने कहा, फिर अपनी नंगी सुडौल गोरी बाहें उठाकर अंगड़ाई लेने का अभिनय करते हुए पूछा। क्या मैं तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं हूँ? जी चाहता है तुम्हारा गला दबा दूँ, अजय भिन्ना कर बोला। क्या तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं आती कि अगर उन्होंने इस हालत में तुम्हें यहाँ देख लिया तो? तभी प्रवेश द्वार पर बाहर से दस्तक दी जाने की आवाज़ सुनकर अजय को खामोश हो जाना पड़ा। उसने आग्नेय नेत्रों से मोना को घूरते हुए चेतावनी दी। कंबल को ठीक से तान कर चुपचाप पड़ी रहना। वह लपक कर बाहर निकला और बेडरूम का दरवाज़ा मजबूती से बंद करके प्रवेश की ओर बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते हुए वह जबरन मुस्कुराकर बोला, और अभी? लेकिन दरवाजे से जो आदमी भीतर दाखिल हुआ उसे पहचानते ही अजय की मुस्कुराहट गायब हो गई। आगंतुक पीटर डिसूजा था। वह दाएं हाथ में पिस्तौल ताने था और उसके होंठ गुर्राहटपूर्ण मुद्रा में खिंचे हुए थे। पीटर ने पलकें झपकाते हुए अजय को देखा। फिर उसके चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए, मानो उसे अजय के यहाँ मिलने की कतई उम्मीद नहीं थी। तो ये तुम ही हो? वह बड़बड़ाता सा बोला। उस वक्त तुमने मोना के बारे में जो कहा था वो सब झूठ था। असलियत ये थी कि तुम इस तरह अपनी वहाँ मौजूदगी की असल वजह को छुपाना चाहते थे। उसने पिस्तौल की नाल से अजय को ठोका लगाया था। हाथ ऊपर करके धीरे धीरे पीछे घूमो, मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ। अजय आदेश पालन के लिए विवश था। वह अपने हाथ ऊपर उठाकर उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। पीटर जेब थपथपाकर उसकी तलाशी लेने लगा। मोना के बारे में मैंने झूठ बोला था, अजय ने उसे बातों में उलझाने के इरादे से पूछा। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मोना के फ्लैट में तुम इरादतन उससे मिलने गए थे। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम वही अखबारची हो। ठीक है, मेरी तसल्ली हो गई। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है। अब तुम चुपचाप इसी तरह आगे बढ़ो। खबरदार कोई चालाकी मत करना, वरना मैं बेहिचक शूट कर दूंगा। अजय ने पुनः आदेश पालन किया। पीटर एड़ी की ठोकर से दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे बढ़ गया। कमरे के बीच में पहुंचकर अजय उसकी ओर पलटकर मुस्कुराया। मैं मानता हूं, वह बोला, मोना के बारे में झूठ बोला था, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है? जब तुम वहाँ मेरे सिर पर आ चढ़े थे तो कोई कहानी तो मैंने गढ़नी ही थी। तुम्हें जलन हो रही है मुझसे? इसे छोड़ो, ये बताओ मेघराज का हिस्सा कहाँ रखा है? अजय उसका आशय समझ गया, लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। मेघराज का हिस्सा? किस चीज़ का? मुझे चरका देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास ही है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुश्किल से 15 मिनट पहले तक वो यहीं इसी कमरे में था। वो अभी यहीं होना चाहिए। अजय को उसकी 15 मिनट वाली बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन इस बारे में ज़्यादा कुछ वह नहीं सोच सका। अचानक बेडरूम की दिशा से सरसराहट सी सुनकर वह और पीटर उधरी देखने पर विवश हो गए थे। पीटर के चेहरे पर हैरानगी भरे भाव थे और वो मुंह बाएं तक ताक रहा था। बेडरूम के खुले दरवाजे में मात्र एक पारदर्शी गाउन पहने मोना खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। दाईं बाह साइड से सटी नीचे लटक रही थी। हाथ गाउन के कपड़े में कुछ इस ढंग से लिपटा हुआ था कि नजर नहीं आ रहा था। मुट्ठी की शक्ल में बिछा उसका बायां हाथ मुंह से सटा हुआ था। चेहरा कागज की भांति सफ़ेद था और आंखें आतंक से फटी जा रही थी। पीटर, वह फंसी सी आवाज़ में बोली। अजय समझ नहीं पा रहा था। अपनी पत्नी की वहाँ सर्वथा अनपेक्षित मौजूदगी से
पीटर ज़्यादा हैरान था, या फिर पीटर के अचानक आ पहुंचने से मोना ज़्यादा भयभीत थी। मेरी बात सुनो, वह बोला, लेकिन मोना और पीटर में से किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दोनों अपलग एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे। सहसा पीटर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, आंखों से नफरत की चिंगारियां सी छूटने लगी। इसका मतलब वो झूठ नहीं था। वह एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, और मोना की ओर बढ़ा। उसका दायां हाथ नीचे लटका हुआ था और उसमें थमी पिस्तौल का रुख फर्श की ओर था। मोना का शरीर अचानक एकदम सीधा तन गया। गाउन की ओट से निकलकर उसका दायां हाथ ऊपर उठा। उसमें दबी छोटी सी रिवॉल्वर से एक शोला निकला और फायर की हल्की सी आवाज़ कमरे में घुटकर रह गई। रिवॉल्वर से निकली छोटी सी गोली सीधी पीटर के खुले मुंह में जा घुसी। वह झटका सा खाता नजर आया और उसने मुंह बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। अलबत्ता इस प्रयास में उसके चेहरे पर पीड़ा मिश्रित निराशा के गहन भाव उत्पन्न हो गए थे। तभी मोना ने दूसरा फायर कर दिया। पीटर के माथे पर लाल धब्बा सा प्रकट हुआ। वह खड़ा नहीं रह सका। उसका जिस्म एक बार आगे पीछे लहराया, फिर नीचे गिरकर फैल गया। माथे में बने सुराख से खून की तेज धार सी फूट पड़ी थी। इस बीच मोना चौधरी तीसरी बार भी टिगर खींच चुकी थी, लेकिन रिवॉल्वर से गोली निकलने की बजाय हैमर खाली सिलेंडर से टकरा कर रह गया। अब तक स्तब्ध से खड़े अजय की चेतना को जोरदार झटका सा लगा। वह एक ही छलांग में मोना के सर पर जा पहुंचा और छोटी सी बैरल को पकड़कर रिवॉल्वर उसके हाथ से खींच लिया। मोना ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। वह अभी तक सीधी तनी खड़ी थी। वह अपलक, शून्य, कहीं तकती सी प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें किसी नींद में चलने वाले व्यक्ति की भांति फैली हुई थी। अजय ने रिवॉल्वर फर्श पर फेंककर उसे जोर से बेडरूम में धकेल दिया, फिर पलक कर पीटर की ओर देखा। नीचे पड़ा फरार मुलजिम मर चुका था। पिस्तौल अभी भी उसके हाथ में थमी हुई थी और उसकी मुर्दा आंखों से निराशा और नफरत के मिले जुले भाव झांकते से प्रतीत हो रहे थे। मोना दौड़ती हुई बेडरूम से निकली और अजय से लिपट गई। अजय ने उसे बलपूर्वक स्वयं से अलग किया तो वह जोर से सिसकने लगी। मुझे यह करना पड़ा, हे भगवान, वह मर गया ना, ऐसा करना ज़रूरी था, वरना उसने हम दोनों को मार डालना था। अजय ने उसके कंधे पकड़कर जोर से उसे झंझोड़ा, फिर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मोना का प्रलाप तुरंत रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह किसी भयभीत जानवर की भांति अजय को देखने लगी। होश में आओ, अजय दांत पीसता हुआ बोला। पुलिस किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकती है। इसे यहाँ से हटाने का वक्त हमारे पास नहीं है। आने दो पुलिस को, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं साफ कह दूंगी कि इसे मैंने शूट किया था, सेल्फ डिफेंस में। वे खुद भी देख सकते हैं कि वह हथियारबंद था। तुमने भी इसे पिस्तौल लिए मेरी ओर आते देखा था। तुम कसम खाकर कह सकते हो कि यह हम दोनों की जान लेने वाला था। बहुत खूब, वंडरफुल, गुड आइडिया, सेल्फ डिफेंस, अजय कड़वाहट भरे लहजे में बोला। कल के अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर मोटी मोटी सुर्खियों में छपा होगा, रंगे हाथों पकड़े जाने पर बदकार पत्नी ने अपने पति को मार डाला। तुम सिर्फ नाइट गाउन में हो। भगवान के लिए तुम चुपचाप अंदर ही क्यों नहीं पड़ी रही थी? मैंने पीटर की आवाज़ पहचान ली थी। मैं समझ गई थी कि वह मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा था। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, मोना ने कहा। वह कांप रही थी। वह पुनः अजय का सहारा लेकर उससे सट गई। तुम फिक्र मत करो, मैं पुलिस को बता दूंगी। तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी, अजय कुपित स्वर में बोला। जो बताना है मैं खुद बता दूंगा, तुम अंदर छुपे ही रहना। वह उसे ढकेल कर वापस बेडरूम में ले गया और दरवाजे के पास दीवार में बनी कपड़ों की अलमारी के सामने ले जाकर बोला, अंदर खड़ी हो जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। तुम्हें अपने सर पर इल्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मोना प्रतिवाद करती हुई जोर से बोली। मैं कबूल कर लूँगी कि तभी प्रवेश द्वार पर दस्तक दी जाने की आवाज़ सुनाई दी। शड़प, अजय धीमे मगर कड़े स्वर में बोला और अलमारी खोलकर मोना को अंदर लटकते कपड़ों में बीच ढकेल दिया। अलमारी धीरे से बंद करके वह बाहर निकला और बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। प्रवेश द्वार पर दोबारा अपेक्षाकृत जोर से दस्तक दी गई। अजय नीचे झुका और फर्श पर पड़े 22 कैलिबर के रिवॉल्वर को ट्रिगर गार्ड से पकड़कर उठा लिया। फिर ट्रिगर गार्ड के सहारे उसे लापरवाही से उंगली में लटकाकर प्रवेश द्वार पर पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर वह एक और हट गया। इंस्पेक्टर रविशंकर और परेशनाथ भीतर दाखिल हुए। रविशंकर की निगाह पीटर की लाश पर पड़ी और वह ठिठक कर रुक गया। रविशंकर ने गौर से लाश को देखा, फिर अजय की ओर पलट गया। देख रहा हूं अपने मुलाकाती से तुमने हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। हाँ, अजय बड़ी नाखुशी के साथ बोला, और लाश उठवाने के लिए तुम सही वक्त पर पहुंचे हो। रविशंकर ने उसे घूरा, फिर परेशनाथ की ओर देखा। मेरा ख्याल है आप दोनों पहले भी मिल चुके हैं। जवाब में परेशनाथ ने अजय की ओर सहमति सूचक से हिला दिया। उसके जबड़े पर जहां अजय ने घूसा मारा था खासी सूजन नजर आ रही थी। इसके बावजूद उसके चेहरे पर योग्यता मिश्रित अधिकारपूर्ण भाव यथावत परिलक्षित हो रहे थे। लाश को देखकर उस पर सिर्फ इतनी प्रक्रिया हुई नजर आ रही थी कि उसकी आंखें विचारपूर्ण ढंग से सिकुड़ गई थी। क्या इस कांड ने
तुम्हारी मुसीबतों में और ज़्यादा इजाफा नहीं कर दिया है अजय? रविशंकर ने पूछा। इससे पहले कि अजय जवाब में कुछ कहता, बाहर कॉरिडोर में दौड़कर आते कदमों की आहट सुनाई दी। फिर खुले दरवाजे से विमल भीतर आ गया। थंडर में ट्रेनी रिपोर्टर नौजवान विमल अजय का असिस्टेंट था। खुश मिजाज और होशियार विमल में वे तमाम खूबियाँ थी जो एक कामयाब रिपोर्टर में होनी ज़रूरी होती हैं। वह अजय की बेहद इज्जत करता था। अजय के खुराफाती बखेड़ों में भी कई बार वह उसके साथ रहा था। हालांकि अजय हमेशा अपने बखेड़ों से उसे दूर रखने की ही कोशिश किया करता था। विमल की जिद या कोई और चारा होने पर ही उसकी मदद वह लेता था। पिछले 2 दिनों से विमल अपने किसी पर्सनल काम से बाहर गया हुआ था। मैं मुश्किल से आधा घंटा पहले वापस लौटा हूँ बॉस, वह आदतन अजय को बॉस कहकर संबोधित करता हुआ बोला। शाम को निकलने वाले एक लोकल पेपर में आपके फ्लैट में हुई वारदात के बारे में पढ़ा तो सीधा दौड़ा चला आया। अचानक उसकी निगाह फर्श पर पड़ी और वह खामोश हो गया। फिर अजय को गौर से देखने के बाद चिंतित स्वर में बोला, एक और लाश? और आपके हाथ में छोटी सी रिवॉल्वर? ये सब क्या है बॉस? अजय ने जवाब नहीं दिया। मोना की छोटी सी रिवॉल्वर ट्रिगर गार्ड से अभी तक उसकी उंगली में लटकी हुई थी। रविशंकर लाश के पास जाकर उसका मुआयना करने के बाद अजय से मुखातिब हुआ। मुझे उम्मीद है इस लाश के बारे में कोई दूसरी ऐसी कहानी तुम नहीं सुनाओगे कि यह आदमी भी लड़खड़ाता हुआ भीतर आया और नीचे गिरकर दम तोड़ दिया। नहीं रवि, हमेशा की तरह मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, अजय गंभीरतापूर्वक बोला। ये वो रिवॉल्वर है जिससे यह मारा गया था। मैं समझता हूँ उस वक्त तुम भी इस इमारत में ही होगे और फायरों की आवाज़ भी तुमने सुनी होगी। इसने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया था। तुम्हारे आने तक मैंने इसे टालने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसके हाथ में मौजूद उस पिस्तौल से तुम समझ सकते हो कि अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन मुझे इसकी जान लेनी पड़ी। रविशंकर गहरी सांस लेकर लाश से पीछे हट गया। उसने हाथ बढ़ाकर अजय से छोटी सी रिवॉल्वर ले ली। 2 इंच लंबी बैरल वाली उस रिवॉल्वर को बैरल से ही पकड़ेगा विचारपूर्वक देख रहा था। यह 22 कैलिबर की है अजय, वह उलझन भरे स्वर में बोला। तुम्हें कहाँ से मिली? इतने छोटे बोर की रिवॉल्वर हमारे देश में तो कभी बनी नहीं। विदेशों में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनना बंद हो गई थी। ये नीलम की है, अजय बड़ी सफाई से झूठ का सहारा लेकर बोला। बकौल नीलम, उसके खानदान में उसकी परदादी के ज़माने से यह मौजूद है। खैर, ये चाहे जितनी पुरानी हो, आज मेरी जान तो इसने बचाई थी। अगर ये रिवॉल्वर यहाँ मौजूद नहीं होती तो इस वक्त यहाँ फर्श पर मेरी लाश पड़ी मिलनी थी तुम्हें। रविशंकर ने बड़ी एहतियात से रिवॉल्वर को रुमाल में लपेट कर, ताकि उस पर मौजूद उंगलियों के निशान मिटने ना पाएं, जेब में डाल लिया। अजय हंसा। तुमने रंगे हाथों मुझे पकड़ा है रवि, मैं इनकार नहीं करूंगा कि इसे मैंने शूट किया था। एक ही दिन में ये दूसरा कांड है, रविशंकर बोला। खैर, अब तुम शुरू हो जाओ। एक ही दिन में दूसरा कांड से क्या मतलब है तुम्हारा? अजय ने तीव्र स्वर में पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे फ्लैट में पहुंचते ही मेघराज सक्सेना ने दम तोड़ दिया था। रविशंकर एक कुर्सी पर बैठ गया। अगर यही हालत रही, वह अजय के प्रतिवाद की ओर ध्यान न देकर बोला, तो एक एम्बुलेंस को सिर्फ इस काम पर छोड़ना पड़ेगा कि वो तुम्हारे और नीलम के फ्लैटों से लाशें लेकर मॉर्ग में पहुंचाती रहें। फिर अचानक पूछा, नीलम नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वह? पता नहीं, अजय ने जवाब दिया। तो फिर तुम यहाँ उसके फ्लैट में क्या कर रहे हो? उसका इंतज़ार। और तुम्हें नहीं मालूम कि वह कहाँ गई है? नहीं, मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि उसका मेरे साथ झगड़ा हो गया था, बस उसके बाद से वह ना जाने कहाँ चली गई है। रविशंकर ने बहस नहीं की, लेकिन उसके चेहरे पर व्याप्त भावों से जाहिर था कि अजय की बात पर उसे यकीन नहीं आया था। अजय मनी मन हैरान था कि भड़कने और उसे धमकी देने की बजाय रविशंकर उसके साथ इतनी नरमी सी क्यों पेश आ रहा था। उसने परेशनाथ की ओर देखा। वह अपनी दोनों बाहों को परस्पर छाती पर बांधे उसी तरह खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी ऐसी चमक थी मानो वह सामने मौजूद हकीकत से बहुत दूर कहीं दूसरे ही विचारों में खोया हुआ था। फ्लैट में दाखिल होने के बाद वह ना तो अपनी जगह से हिला था और ना ही कुछ बोला था। मिस्टर परेशनाथ, अजय बोला, मेघराज के होटल के कमरे में जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अगर आपने मुझे पहले ही अपना परिचय दे दिया होता तो। मैं समझता हूँ तुम जल्दी ही जोश में आ जाने वाले आदमी हो अजय। परेशनाथ शांत स्वर में बेतकल्लुफ़ी से बोला। मैं उस वक्त को भूल चुका हूँ। तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है। कमाल है, अजय जानबूझकर तारीफ़ी लहजे में बोला। मैं नहीं जानता था कि आप इतने अच्छे आदमी। फिर रविशंकर की बगल में बैठते हुए पूछा, क्या बाकी रात इसी तरह काली करनी? इससे पहले कि हम कोई और बात शुरू करें, तुम इस आदमी की मौत के बारे में बताओ, रविशंकर बोला, ताकि मैं तय कर सकूं कि तुम्हारे खिलाफ क्या चार्जेस बनते हैं। चार्जेस? अजय गुर्राता सा बोला। अगर जेल से भागा हुआ कोई फरार मुलजिम किसी के घर में जबरन घुसकर उस पर पिस्तौल तान देता है तो क्या उस मकान मालिक को अपना बचाव करने का भी अधिकार नहीं है? रविशंकर ने भौहें चढ़ाई।
फरार मुलजिम? हाँ, इस आदमी का नाम पीटर डिसूजा था। अजय लाश की ओर इशारा करता हुआ बोला। यह हाल ही में विशालगढ़ जेल से भागा था। इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता। उसके लहजे में कड़वाहट आ गई। यह ज़बरदस्ती यहाँ घुस आया और मुझ पर उस किसी चीज़ को देने के लिए दबाव डालने लगा, जिसके बारे में ये समझता लगता था कि मैंने आज मेघराज सक्सेना से ली थी। जब मैंने इससे कहा कि ना तो मेघराज की कोई चीज़ मेरे पास है और ना ही ऐसी किसी चीज़ के बारे में मैं कुछ जानता हूँ, तो इसने पिस्तौल निकाली, मुझे धमकी देने लगा। उसने कनखियों से परेशनाथ की ओर देखा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया और इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह आदमी फरार मुलजिम था? तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? रविशंकर ने कहा। मैं समझता हूँ उसकी मौत के लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। परेशनाथ ने उन दोनों की ओर देखा। मैं अजय की इस बात की पुष्टि करता हूँ, वह बोला। शांत होने के बावजूद उसके स्वर में अधिकार का पुट था। यह आदमी पीटर डिसूजा ही था और मुझे उम्मीद थी कि जब हम मेघराज का यहाँ पता लगा लेंगे उसके बाद ही यह विराटनगर पहुँचेगा। वह आगे बढ़ा और लाश के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने पीटर के कोट के बटन खोले और सिलसिलेवार उसकी तमाम जेबों की तलाशी लेने लगा। शेष तीनों आदमी खामोशी से उसे देखते रहे। परेशनाथ ने जितनी बारीकी और जिस ढंग से तलाशी ली, उससे अजय और रविशंकर को मानना पड़ा कि वह इस काम में माहिर था। परेशनाथ ने लाश को पेट के बल उलट दिया और यह काम उसने यूं किया था मानो आदमी की लाश की बजाय किसी पुतले को उलट रहा था। फिर वह बड़ी बारीकी के साथ कोट के अस्तर का निरीक्षण करने लगा। उसने लाश के इंच इंच भाग को अच्छी तरह टटोला, उसकी पैंट के पीठ के इर्द गिर्द कसे हिस्से के भीतरी भाग को चेक किया। अंत में उसने लाश के जूते उतारकर उनके भीतरी भाग और तले की भी जांच की। तलाशी का काम बारीकी से खत्म करने के बाद उसने गर्दन घुमाई, वहीं से मुड़कर अजय को देखा और बड़े ही चिंतित स्वर में पूछा, हम लोगों के यहाँ आने से पहले क्या तुमने इसकी जेब से कोई चीज़ निकाली थी? अजय को ताव आ गया। आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? उसने पूछा। पहले मुझ पर मेघराज के पास से कुछ चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया और अब वही इल्ज़ाम पीटर के बारे में लगाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, आखिर क्या चीज़ गुम हो गई है? परेशनाथ उठकर खड़ा हो गया। अजय के सवाल का जवाब न देकर उसकी बगल में बैठे विमल की ओर संकेत करके रविशंकर से पूछा, ये साहब कौन है? रविशंकर उसका आशय समझ गया। उसका परिचय कराने के बाद बोला, आप जो कहना चाहते हैं शौक से कह सकते हैं। परेशनाथ ने खोजपूर्ण निगाहों से विमल को घूरा, चंद पल कुछ सोचा, फिर हिचकिचाता था बोला, अजय इस मामले में शुरू से ही इन्वॉल्व रहा है, इसलिए इसके सामने और इससे बातें करना तो मजबूरी है, लेकिन मामले की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए सीक्रेसी बेहद ज़रूरी है, लिहाजा किसी और को आप विमल पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, रविशंकर आश्वासन देता हुआ बोला। विमल एक अच्छा आदमी है और येलो जर्नलिज्म से दूर एक जिम्मेदार पार्टनर है, रिपोर्टर है। ठीक है इंस्पेक्टर, परेशनाथ संक्षिप्त मौन के बाद अनिच्छापूर्वक बोला। अगर आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। वह उन तीनों के सामने बैठ गया और जेब से एक लंबा सा पतला सिगार निकाल लिया। ये एक बड़ी लंबी और पेचीदा कहानी है और इसमें अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। उसे सिगार सुलगाने के लिए रुकता देखकर रविशंकर ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, फिर उठकर खड़ा हो गया और बेडरूम की ओर बढ़ता हुआ बोला, टेलीफोन अंदर है ना अजय? अजय मनी मन बुरी तरह चौंका, लेकिन प्रकट में स्वयं को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए भारी आवाज़ में बोला, हाँ, और फिर उस स्थिति की कल्पना करने लगा जो रविशंकर द्वारा अंदर मोना को देखने के बाद उत्पन्न होनी थी। उसने बेचैनी से पहलू बदलते हुए आंखें बंद कर उसने बेडरूम का दरवाज़ा खुलने और लाइट स्विच ऑन होने की आवाज़ें सुनी और फिर किसी भी क्षण रविशंकर द्वारा पुकारे जाने का व्याकुलतापूर्वक इंतजार करने लगा। लेकिन रविशंकर द्वारा पुकारे जाने की बजाय टेलीफोन का डायल घूमने की आवाज़ सुनकर उसे ताज्जुब हुआ। उसने आंखें खोली और उठकर खड़ा हो गया। वह बेडरूम में पहुंचा। आशा के विपरीत मोना को पलंग पर ना पाकर उसने राहत की गहरी सांस ली। कपड़ों की अलमारी के मुश्किल से इंच भर खुले दरवाजे से जाहिर था कि इस बार उसकी हिदायत पर अमल करते हुए मोना ने छुपे रहना ही बेहतर समझा था। रविशंकर ने पीटर की लाश उठवाने के लिए एम्बुलेंस भिजवाने का आदेश देकर संबंध विच्छेद कर दिया। दोनों बेडरूम से बाहर आ गए। अजय ने इस दफ़ा दरवाज़ा बंद नहीं किया। दोनों पुनः अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। परेशनाथ ने सिगार का गहरा कष्ट लेकर ढेर सारा धुआं उगला। इन दिनों हमारे मुल्क की अंदरूनी हालत आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। वह बारी बारी से उन तीनों पर निगाह डालने के बाद बोला। विभिन्न प्रांतों में बढ़ते जा रहे आतंकवाद, बड़े पैमाने पर हो रही ड्रग स्मगलिंग वगैरह की वारदातों के अलावा पड़ोसी देशों द्वारा स्पाइंग की भी घटनाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान और उसके हिमायती अमेरिका द्वारा हमारे देश को हर लिहाज से कमज़ोर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए बड़ी भारी चुनौती है। हम डटकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और कई स्पाई चक्रों को नष्ट करने और यहाँ मौजूद विदेशी एजेंटों का पता लगाने का हमारा मिशन काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। उसका स्वर शांत एवं प्रभावपूर्ण था।
ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मौजूदा हालात को, जिसमें मेगरा सक्सेना और पीटर डिसूजा इन्वॉल्व थे, सही ढंग से समझ सकें और मामले की नज़ाकत को समझते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि अगर मैं कामयाब नहीं होता हूँ तो देश का कितना भारी अहित हो सकता है। परेशनाथ उन तीनों से परे दीवार को ताक रहा था और उसके चेहरे पर व्याप्त भावों से जाहिर था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने सिगार का कश लिया, फिर सिगार के सुलगते हुए सिरे को देखते हुए बोला, करीब 2 महीने पहले दिल्ली में हमारे एक उच्चाधिकारी के ऑफिस में उसका ब्रीफकेस चोरी चला गया था। चोरी इतने चमत्कारिक ढंग से की गई थी कि चोरी की गन मिलना तो दूर रहा, ये तक समझ में नहीं आ सका कि चोरी ठीक किस वक्त और किस ढंग से की गई थी। उस ब्रीफकेस में जो चीज़ थी उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले को गोपनीय रखना निहायत ज़रूरी था। यहाँ तक कि हमारे विभाग में भी चंद एक बड़े अफसरों के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं है। उस ब्रीफकेस में क्या था? अजय ने पूछा। काले रंग की एक बड़ी सी टेबल डायरी। अजय बुरी तरह चौंका। मेघराज सक्सेना ने भी मरने से पहले काली डायरी का जिक्र किया था। हालांकि उसकी मौत के साथ ही घटना चक्र तेजी से घूमने लगा था और इस सिलसिले में अब तक और तो बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन काली डायरी का दोबारा कोई जिक्र सामने नहीं आया था, इसलिए अजय का चौंक उठना स्वाभाविक ही था। काली डायरी? स्वयं को सामान्य बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करते हुए पूछा। उसमें ऐसी क्या खास बात थी? परेशनाथ ने गौर से उसे देखा। सॉरी, इस बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, वह विचारपूर्वक बोला। फिर भी मैं जितना जानता हूँ मोटे तौर पर आप लोगों को बता सकता हूँ। परेशनाथ बोला, उस डायरी में उन तमाम विदेशी एजेंटों के नाम पते थे जो हमारी जानकारी में हमारे देश में मौजूद हैं। साथ ही हमारे अपने उन एजेंटों के नाम पते उसमें थे जो उन विदेशी एजेंटों की गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण है, उस डायरी में हमारी उस प्लान की तमाम डिटेल्स जो हमने विदेशी एजेंटों का सफाया करने के लिए बनाई थी और जिसे हम बड़े पैमाने पर एक साथ अमली जामा पहनाने वाले थे। अजय, विमल और रविशंकर ने गौर से एक एक लफ्ज़ सुना था और उनके चेहरों पर मौजूद भावों से जाहिर था कि समस्या की गंभीरता का बड़ा पूरा एहसास उन्हें हो गया था। दिन रात की कड़ी मेहनत, भागदौड़ और गहरी छानबीन करने के बाद आखिरकार हम पता लगाने में कामयाब हो गए कि ब्रीफकेस चुराने का काम 2 आदमियों ने अंजाम दिया था। परेशनाथ तनिक रुककर बोला। उनमें से एक था विशालगढ़ का प्राइवेट डिटेक्टिव मेघराज सक्सेना और दूसरा आदमी पीटर डिसूजा नामक एक मामूली गैंगस्टर था। ये दोनों ही आदमी गद्दार थे जिन्होंने पैसे की खातिर अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बेचने का घिनौना काम किया था। नफरत और गुस्से के कारण उसके स्वर में हल्का सा कंपन आ गया था। वह मानो अपने मनोभावों पर काबू नहीं कर पा रहा था। इस अंदाज में उसका एक हाथ मुट्ठी की शक्ल में भिज गया था। चंद एक पल मौन रहने के पश्चात उसने पुनः शांत स्वर में कहना आरंभ किया। हम यकीनी तौर पर जानते हैं उनसे ब्रीफकेस चोरी कराने और चोरी की तमाम योजना बनाने वाला कोई विदेशी एजेंट था। इस बात की जानकारी भी हमें है कि ब्रीफकेस चुराने के बाद मेघराज और पीटर ने किसी गुप्त स्थान पर एक तीसरे व्यक्ति से मुलाकात की थी। तीसरा व्यक्ति कौन था इसका पता तो अभी हम नहीं लगा पाए। अलबत्ता हमें लगभग पूरा यकीन है कि मेघराज और पीटर से वादा किया गया था कि ब्रीफकेस के बदले में उन्हें मोटी रकम दी जाएगी। वह रुका और अपना बुझा सिगार सुलगाने के बाद बोला, लेकिन पेमेंट के मामले में किसी वजह से गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? विजय ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि विदेशी एजेंट तुरंत पेमेंट का इंतजाम नहीं कर पाया, परेशनाथ ने कहा, और इस बात ने मेघराज और पीटर को बड़ी भारी दुविधा में डाल दिया। वे बिना पैसा लिए ना तो ब्रीफकेस देना चाहते थे और ना ही उस ब्रीफकेस को ज़्यादा देर अपने कब्जे में रख सकते थे, इस डर से कि कहीं उनकी चोरी न खुल जाए। बहरहाल जो भी हुआ, उन तीनों की बातचीत की डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि उन तीनों के बीच एक समझौता हुआ था। समझौता? विमल ने बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा। हाँ, और एक ऐसा समझौता जिसके तहत योजना बनाई गई। एक ऐसी योजना जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन तीनों को एक दूसरे पर कतई विश्वास नहीं था। यानी उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था कि पेमेंट का इंतज़ाम होने तक उस कीमती मगर खतरनाक ब्रीफकेस को किसी एक के पास छोड़ दिया जाए। कहकर परेशनाथ तुका और बारी बारी से उन तीनों पर निगाह डाली। अजय कुर्सी में पसरा सिगरेट की गहरी कश ले रहा था। उसकी आंखें विचारपूर्ण ढंग से सिकड़ी हुई थी। रविशंकर इत्मीनान से बैठा था। विमल आगे की ओर झुका बैठा न सिर्फ दिलचस्पी से सुन रहा था बल्कि बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नजर आ रहा था। समझौते के तहत बनी योजना पर अमल किया गया। परेशनाथ ने पुनः कहना आरंभ किया। ब्रीफकेस को किसी सूटकेस या ट्रंक पर लॉक किया गया या फिर उसे उसी तरह रहने दिया गया। इस बारे में तो सही जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अपनी विभागीय छानबीन के आधार पर हमने जो नतीजा निकाला है वो अपनी जगह ठोस है। मेघराज, पीटर और उस तीसरे अज्ञात व्यक्ति ने वो ब्रीफकेस दूर किसी शहर में पहुंचा दिया और उनके बीच तय हुआ कि वे तीनों एक पूर्व निर्धारित तारीख को मिलेंगे और रकम लेकर बदले में ब्रीफकेस उस अज्ञात व्यक्ति को सौंपकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे।
उसने सिगार का गहरा कश लिया और ढेर सारा धुआं छोड़ने के बाद बोला, ब्रीफ केस को उन लोगों ने रेलवे क्लॉक रूम में जमा करा दिया था और क्लॉक रूम की रसीद को 3 टुकड़ों में फाड़कर तीनों ने उसका एक एक टुकड़ा ले लिया था। इस तरह उन तीनों को तसल्ली हो गई कि ब्रीफ केस उन तीनों के ही कब्जे में रहेगा। उनमें से कोई भी एक बाकी दो के साथ दगाबाजी नहीं करेगा, क्योंकि क्लॉक रूम रसीद के तीनों टुकड़े एक साथ मिलने पर ही रसीद पूरी होनी थी और रसीद के बिना ब्रीफकेस को हासिल नहीं किया जा सकता था। उसके होंठ कटुतापूर्ण मुस्कुराहट की मुद्रा में खिंच गए। अब तो आप लोगों की समझ में भी ये सिलसिला आना शुरू हो गया होगा, उसने पूछा, जिसमें आज तक 2 आदमियों की जानें जा चुकी। तीनों ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मिस्टर परेशनाथ, अजय बोला। क्या? आपने बताया कि काली डायरी 2 महीने पहले चुराई गई थी, अजय विचारपूर्वक बोला। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस किस्म के कामों में वक्त को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तुम कहना चाहते हो कि उन लोगों ने इतना इंतज़ार करने की बजाय इस काम को जल्दी ही क्यों नहीं निपटा दिया? परेशनाथ ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, मेघराज और पीटर ने जल्दी ही मिलकर क्लॉक रूम से ब्रीफकेस निकालकर उसके बदले में रकम क्यों नहीं वसूल दी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन गद्दारों की किस्मत दगा दे गई। नतीजतन उनकी काफ़ी हद तक फूल प्रूफ योजना खटाई में पड़ गई। हुआ ये कि ब्रीफकेस चुराने के 2 दिन बाद ही पीटर विशालगढ़ में एक आदमी को लूटने के अपराध में पकड़ा गया। पुलिस ने उस पर चार्ज लगाकर उसे अदालत में पेश कर दिया। वह पेशेवर बदमाश था और उसके खिलाफ तगड़ा केस बना था, इसलिए उसकी जमानत नहीं हो सकी और उसे जेल भेज दिया गया। अब क्योंकि रसीद का तीसरा हिस्सा उसके पास था, इसलिए मेघराज और वह विदेशी एजेंट मिलकर भी उसके बिना ब्रीफकेस हासिल नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ, रविशंकर बोला। पीटर को मेघराज पर भी इतना भरोसा नहीं रहा होगा कि अपने हिस्से की रसीद का टुकड़ा वह मेघराज को दे देता और उससे कहता कि जेल से छूटकर आने तक उसके हिस्से की रकम वह अपने पास ही रखे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन तीनों को एक दूसरे पर कतई विश्वास नहीं था, परेशनाथ ने कहा। जब से हमें पता चला है कि ब्रीफकेस चुराने वाले मेघराज और पीटर थे, हम बराबर मेघराज को वॉच करते रहे और हमारी जानकारी के मुताबिक मेघराज का जेल में बंद अंडर ट्रायल पीटर से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। गोपनीयता को महत्व देते हुए हमने बहुत ही धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए और पिछले चंद दिनों में ही इस तमाम सिलसिले की सही तस्वीर हमारे सामने आनी शुरू हुई। तभी मेघराज विराटनगर आ पहुंचा और यहाँ उसने छद्म नाम से डेरा डाल दिया। अजय यूं बोला मानो स्वयं से ही बातें कर रहा था। और पीटर भी फौरन जेल से भागकर सीधा यहीं आ पहुंचा। इसका मतलब है कि वो ब्रीफकेस जिसमें काली डायरी थी यहाँ पहुंचाया गया था। ऐसा ही लगता है। हालांकि इस बात का कोई सबूत हमारे सामने नहीं है, सिवाय इसके कि अगर ब्रीफकेस यहाँ नहीं है तो वे दोनों यहीं क्यों पहुँचे? परेशनाथ ने कहा। फिर उसके लहजे में थोड़ी तल्खी आ गई। ये ठीक है कि हमारे आदमी बराबर मेघराज के पीछे लगे हुए थे, लेकिन वह विशालगढ़ में उन्हें डॉस देकर गायब हो गया था और कल तक उसका कोई सुराग हमें नहीं मिल सका था। अब तो ऐसा भी लगता है कि पीटर को जेल से भगाने की योजना उस विदेशी एजेंट ने ही बनाई थी और उसमें पैसा भी उसी ने लगाया था, ताकि वे अपनी ओर से पूरी कोशिश करके उन दोनों से एक साथ यहाँ मिल सके और इस तरह उनके हिस्से से रसीद के टुकड़े उसे मिल जाएं। पीटर को जेल से भागने में जेल के जिस वार्डन ने मदद की थी उसे मोटी रिश्वत दी गई थी, लेकिन विशालगढ़ पुलिस से बचने और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी पीटर को मदद दरकार थी और उसकी वो मदद उसी विदेशी एजेंट ने की होगी। सहसा बाहर कॉरिडोर में कदमों की आहट सुनाई दी। फिर प्रवेश द्वार पर दस्तक दी गई। अजय ने उठकर दरवाज़ा खोला। 4 बावर्दी पुलिसमैन भीतर दाखिल हुए। आगंतुक रविशंकर के मातहत थे। उनमें एक एसआई था, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों ने स्ट्रेचर उठाया हुआ था। रविशंकर एसआई को एक कोने में ले गया। कुछ देर धीमी आवाज़ में उसे समझाता रहा, फिर लाश उठाने का आदेश दे दिया। उनके चले जाने के बाद वह वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। बातचीत फिर वहीं से शुरू हो गई जहाँ उन लोगों के आने की वजह से रुक गई थी। ये मानते हुए कि तमाम तथ्य और अनुमान सही है, अजय ने पूछा, मेघराज की हत्या के बारे में आपका क्या विचार है? परेशनाथ ने असमंजसतापूर्वक उसे देखा। मेरा विचार मतलब? क्या आप समझते हैं कि मुझसे मिलने के लिए आते मेघराज को रास्ते में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शूट किया गया था जो उससे उसके हिस्से का रसीद का टुकड़ा हासिल करना चाहता था? यानी क्या उसकी हत्या की वजह वही रसीद का टुकड़ा था? परेशनाथ ने उसे घूरा। क्या मेघराज को तुम्हारे पास आते समय रास्ते में शूट किया गया था? अजय जरा भी विचलित नहीं हुआ। हाँ, उसने स्पष्ट उत्तर दिया। लेकिन इस बारे में जो कहानी तुमने सुनाई थी, सच्चाई पर इंस्पेक्टर तिवारी को शक है। उसे अगर खुद भगवान भी आकर मेरे पक्ष में गवाही दे दें तो भी इंस्पेक्टर तिवारी मुझ पर शक करता रहेगा, अजय ने तीव्र स्वर में कहा। फिर रविशंकर से बोला, इस बारे में तुम्हारे पास जो रिपोर्ट है उसकी जानकारी इन्हें दो रविशंकर फ़ोन पर जो रिपोर्ट अजय को दे चुका था वही उसने परेशनाथ के सामने दोहरा दी। मैंने उस जोड़े से बारीकी से पूछताछ की। अंत में वो बोला, और मैं नहीं समझता कि इसमें शक की कोई खास गुंजाइश है।
कि मेघराज पर असली हमला रास्ते में ही किया गया था, खास तौर पर उस सूरत में जबकि मेघराज की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी पुष्टि कर दी कि उन गोलियों की लगी होने के बावजूद मेघराज जिंदा रहा हो सकता था। जाहिर है हमलावर जो चीज़ उससे हासिल करना चाहते थे वो उन्हें मिल गई होगी। विमल हस्तक्षेप करता बोला, क्योंकि मेघराज की लाश से तो किसी रसीद का कोई टुकड़ा बरामद हुआ नहीं था, या हुआ था? नहीं, रविशंकर ने जवाब दिया। तब तो मेघराज को शूट करने वाला कम से कम पीटर तो नहीं हो सकता, अजय जल्दी से बोला, क्योंकि आज रात यहाँ आते ही पीटर ने मुझसे कहा था कि वो चीज़ उसके हवाले कर दूँ जो मैंने मेघराज से उड़ाई थी। उस चीज़ के बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया था। उसने परेशनाथ की ओर देखा। लेकिन आपकी कहानी से साफ जाहिर है कि वह क्या चाहता था। परेशनाथ ने गहरी सांस ली। लेकिन अब पीटर मर चुका है और उसके हिस्से का रसीद का टुकड़ा गायब है, वह बोला। और अगर मेघराज और पीटर की हत्याओं के लिए कोई तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार था तो जाहिर है कि उन दोनों के हिस्सों की रसीद के टुकड़े भी उसी के हाथ लग चुके। इसका सीधा सा मतलब है मैं अपने मिशन में नाकामयाब हो चुका हूँ और दुश्मन अपनी योजना में पूरी तरह कामयाब हो गया। एक ऐसी योजना में जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित होकर आम जनता के जान और माल को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा सकती है। निहायत संजीदगी के साथ शांत स्वर में कही गई इन बातों से तीनों श्रोता प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। रविशंकर और विमल ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परेशनाथ को विचारपूर्वक देखते अजय ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, आपकी इस बात का क्या मतलब है कि मेघराज और पीटर दोनों की हत्याओं के लिए कोई तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है? इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है? यही कि आप जानते हैं पीटर की जान मैंने ली थी और मेघराज की हत्या से कोई ताल्लुक मेरा नहीं था। फिर उन दोनों की हत्याओं के लिए आप एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? परेशनाथ ने चुनौती भरी निगाहों से उसे घूरा और उसके सवाल को नज़रअंदाज करके पूछा, तुम आज रात मेघराज के कमरे की तलाशी क्यों ले रहे थे? क्योंकि प्रेस रिपोर्टर होने के नाते छानबीन करके असलियत का पता लगाना मेरे पेशे का एक अहम हिस्सा है। साफ साफ बताओ तुम वहाँ गए किस लिए थे? मैं जानना चाहता था कि मेघराज किस फेर में था, अजय ने स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। उसने शूट किए जाने से पहले मुझे फ़ोन किया था। वह मुझसे मिलने के लिए इस कदर बेताब था कि 3 गोलियां लगी होने के बावजूद दम तोड़ने से पहले किसी प्रकार मेरे फ्लैट में पहुंच ही गया था। इन हालात में मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया था कि वह चाहता क्या था। तुम्हें उसके होटल और होटल में कमरे का नंबर कैसे पता चला? परेशनाथ ने पूछा। अचानक उसके स्वर में कड़वापन आ गया था। और तुम्हें यह भी कैसे पता चला कि वह मेघराज सक्सेना की बजाय अविनाश गोयल नाम इस्तेमाल कर रहा था? अजय ने अपने कंधे झटकाए। मैं एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र का प्रेस रिपोर्टर हूँ, वह लापरवाही से बोला। मुझे इस बात के लिए मजबूर आप नहीं कर सकते कि जानकारी हासिल करने के अपने तरीक़ों और सोर्सेज के बारे में आपको बताऊँ। तुम्हें मजबूर मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा, वरना हम तुम्हारी नेक नियति पर शक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अजय ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। क्या मतलब? सीधी सी बात है, इंस्पेक्टर तिवारी को सुनाई गई तुम्हारी कहानी झूठ है, परेशनाथ पूर्वज स्वर में बोला। असलियत यह है कि मरने से पहले मेघराज ने तुम्हें ज़रूर कुछ बताया था, और यह भी कि पुलिस के पहुंचने से पहले उसकी तलाशी भी तुमने ली थी। अजय ने रविशंकर की ओर देखा। इन्हें बताओ रवि कि मैं पुलिस के पहुंचने के बाद अपने फ्लैट में पहुंचा था। हाँ, रविशंकर सहमति पूर्वक सिर हिलाकर बोला। मेघराज के बारे में पुलिस को नीलम ने फ़ोन किया था। अजय उस वक्त अपने फ्लैट में नहीं था। परेशनाथ ने प्रश्नात्मक निगाहों से पहले रविशंकर और फिर अजय को देखा। ये नाम मैं पहले भी सुन चुका हूँ। नीलम कौन है? वह मेरी कुलीग, फ्रेंड और पड़ोसन है, अजय ने उत्तर दिया, और इसी फ्लैट में रहती है। इस वक्त वह कहाँ है? कहीं चली गई है। कहाँ? पता नहीं, मुझे बताकर नहीं गई। आई सी। परेशनाथ उसके चेहरे पर निगाहें जमाए बोला, बकौल तुम्हारे, जिस वक्त मेघराज तुम्हारे फ्लैट में पहुंचा नीलम वहाँ अकेली थी, और अब जबकि उसके फ्लैट में एक आदमी की हत्या हो गई है और इस सारे मामले में एक नया मोड़ ले लिया है, तो वह तुम्हें यहाँ छोड़कर खुद गायब हो गई। इसका मतलब समझते हो तुम? अजय को ताव आने लगा था। यानी आप नीलम पर शक कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि इस मामले में तुम्हारी और नीलम की गतिविधियाँ संदिग्ध रही हैं? नहीं, अजय ने साफ इनकार कर दिया। अगर तुम्हारी इस बात को सच मान लिया जाए कि जब मेघराज तुम्हारे फ्लैट में पहुंचा उस वक्त नीलम वहाँ अकेली थी, परेशनाथ ने उसके इनकार को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तो मेघराज ने ज़रूर उसे कुछ बताया होगा। फिर नीलम ने उसकी लाश की तलाशी लेकर वो चीज़ निकाल ली हो सकती है। अगर ऐसा हुआ होता तो नीलम की ये बात छिपानी नहीं थी, अजय तीव्र स्वर में बोला। उसने मेघराज द्वारा बताई गई बात और उससे मिली चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर बता देना था। तुम्हारे बारे में जितनी जानकारी मुझे मिली है, परेशनाथ अधीरतापूर्वक बोला, उसके मुताबिक तुम खुराफाती किस्म के आदमी हो। अपनी अखबारी नौकरी की खातिर या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए आमतौर पर जासूसी में टांग घुसेड़ना तुम्हारी आदत है। तुम्हारा काम करने का ढंग अजीब होता है, क्योंकि मतलब की खातिर तुम बेहिचक गैरकानूनी तरीके इस्तेमाल कर बैठते हो, और पुलिस को नीचे दिखाने को कोई मौका छोड़ना तुमने चाहते नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ तुम्हारे बारे में इन तमाम बातों की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से
और पूरे यकीन की हद तक यकीन कर सकता है कि तुमने या तुम्हारे कहने पर तुम्हारी कुलीग नीलम ने एक ऐसे आदमी से, जिसने तुम्हारे फ्लैट में पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा कीमती कोई चीज़ लेकर छिपा ली हो सकती है। अजय का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अपनी ज़बान को लगाम दो परेशनाथ, बुर्रा कर बोला। ऐसी बातें सुनने का आदि मैं नहीं हूँ। ये सब किसी और ने कहा होता तो मैं अब तक उसका मुंह तोड़ डालना था। परेशनाथ ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल ऑफिसर हूँ। तुम्हारी इन धमकियों का कोई असर मुझ पर पड़ने वाला नहीं है, और ख़ुद तुम्हें भी अपनी इस बेवकूफ़ाना कोशिश से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हमारे साथ सहयोग करो। बताओ नीलम कहाँ है, मैं उससे पूछताछ करना चाहता हूँ। उपदेश के लिए शुक्रिया, अजय सपाट स्वर में बोला, लेकिन मैं बता चुका हूँ, मैं नहीं जानता कि नीलम कहाँ है। अगर तुम उससे पूछताछ करने के लिए इतने ही तलबगार हो तो जाओ और खुद ही उसे ढूंढ लो। मेरी समझ में नहीं आता कि अब तुम नीलम के पीछे क्यों पड़ गए। वैतनिक रुका, फिर परेशनाथ को जवाब देता ना पाकर पूछा, तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते कि पीटर की जान लेने के बाद मैंने ही उसकी तलाशी भी दी थी। हो सकता है रेलवे क्लॉक रूम की उस रसीद के दोनों टुकड़े मेरे ही पास हो। मैं भी यही कहने वाला था, परेशनाथ बोला। तुम्हारे बारे में जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर तुमसे यही अपेक्षा की जा सकती है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि इंस्पेक्टर तिवारी ने मेरे खिलाफ जो जहर तुम्हारे कानों में भरा है उसका असर बोल रहा है। वह एक लंबे अरसे से मुझे नीचे दिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन ना तो उसे इसमें कामयाबी मिली है और ना ही कभी मिलेगी। पेशे से तुम प्रेस रिपोर्टर ज़रूर हो, लेकिन काम प्राइवेट जासूसों की तरह करते हो। मगर मेघराज सक्सेना भी एक प्राइवेट जासूस था, और वह पैसे की खातिर बेहिचक अपनी सरकार और अपने मुल्क से गद्दारी कर बैठा था। तुम मुझ पर भी वही करने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन साथ ही ये भी सही है कि तुम पर पूरी तरह यकीन भी मैं नहीं कर रहा हूँ। अजय और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। वह परेशनाथ पर हाथ उठाने के लिए उठने ही वाला था कि उसके बगल में बैठा विमल स्थिति को भांप गया। उसने फ़ौरन अजय की बाँह पकड़ ली। शांत हो जाइए बॉस, वह बोला। मिस्टर परेशनाथ एक जिम्मेदार ऑफिसर और अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं, और इनका काम नहायत मुश्किल, पेचीदा और नाजुक है। ये भारी दिमागी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस मामले पर हर पहलू से गौर करने के लिए इन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। इनकी जगह आप होते तो आपने भी यही करना था। विमल के इस सर्वथा अप्रत्याशित व्यवहार ने अजय को चकरा दिया। वह पहला मौका था कि उसने अजय को कोई कदम उठाने से रोकने की इस ढंग से कोशिश की थी, वरना वह हमेशा आंख मीचकर अजय का अनुकरण करता रहा था। अजय को समझते देर न लगी कि वह परेशनाथ से बेहद प्रभावित था, और इस मामले को उतनी ही अहमियत दे रहा था जितनी कि परेशनाथ दे रहा था। मिस्टर परेशनाथ, आप अजय को गलत समझ रहे हैं, रविशंकर हस्तक्षेप करता हुआ गंभीर स्वर में बोला। मैं मानता हूँ इसके बारे में जो कुछ आपने सुना है वह कमोबेश सही है। यह ठीक है कि अजय खुराफाती मिजाज वाला है, सख्त जान है, किसी हद तक ज़िद्दी भी है, और वक्ती तौर पर अक्सर कानून को भी हाथ में लेता रहा है। लेकिन कानून को खिलौना इसने कभी नहीं समझा। यह भी कानून का उतना ही बड़ा हिमायती है जितने कि हम लोग हैं। मैं इसे बरसों से जानता हूँ। यह हर लिहाज से एक जिम्मेदार शहरी, ईमानदार रिपोर्टर है। मेघराज जैसे घटिया आदमी के साथ इसका मुकाबला करके इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इसने किसी किस्म के लालच या ज़ाती फ़ायदे की खातिर कोई गलत काम कभी नहीं किया, और फिर जिस मामले की तौमत आप इस पर लगा रहे हैं वो अपने आप में डायनामाइट से कम नहीं है। इसे जानने वाले इसके बारे में और चाहे जो भी कहें, लेकिन देशद्रोही कहना तो दरकिनार रहा, इस पर मुल्क के साथ गद्दारी करने का शक तक करने की बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये ऐसी कोई बात जानता है जिससे दुश्मनों के हाथों में पड़ने से पहले काली डायरी वापस मिलने में मदद मिल सकती है, तो उस बात को ये हमें ज़रूर बता देगा। उसने अजय की ओर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, अजय ने बेहिचक जवाब दिया। सुन लिया मिस्टर परेशनाथ? रविशंकर ने पूछा। अब तो आप संतुष्ट हैं? होना ही पड़ेगा, परेशनाथ ने फंसी सी आवाज़ में कहा। रविशंकर खड़ा हो गया। परेशनाथ ने भी उसका अनुकरण किया। मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ, वह अजय और विमल से बोला, कि इन बातों को सिर्फ अपने तक ही रखोगे। अजय ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। जब तक आप नहीं कहेंगे, विमल प्रभावित स्वर में बोला, एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आएगा मिस्टर परेशनाथ। रविशंकर और परेशनाथ के चले जाने के बाद फ्लैट में देर तक खामोशी छाई रही। अजय गहरे सोच विचार में फंसा प्रतीत होता था। विमल उत्सुकतापूर्वक उसे देख रहा था। सारा दिन बड़ा भारी गुजरा है विमल। अंत में उस अजय ने उबासी लेकर अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, चंद ही घंटों में 2 लाशों की वजह से हुए पचड़े ने पूरी तरह थका दिया है। अब मैं सोना चाहता हूँ। वह पुनः उबासी लेता हुआ खड़ा हो गया। बॉस, विमल ने कहा। अजय ने उसकी ओर देखा। हाँ, वे लोग जा चुके हैं, तो आप नीलम से कहिए कि वह बाहर आ जाए। बाहर आ जाए? हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने उन लोगों से ये क्यों कहा कि आप नहीं जानते कि नीलम कहाँ है? क्योंकि वह असलियत है। विमल ने हैरानगी से उसे देखा। क्या आप वाकई नहीं जानते कि नीलम कहाँ है? हाँ। विमल के चेहरे पर व्याप्त हैरानगी भरे भावों का समर्थ स्थान असमंजसता ने ले लिया।
अजीब बात है, फिर भी आप सोने जा रहे हैं, यानी आपको नीलम की कोई चिंता नहीं है। अजय ने गहरी सांस ली। मुझे उसकी बड़ी पूरी चिंता है, और सोने के लिए जाने वाली बात मैंने सिर्फ तुम्हें टालने के लिए कही थी। मुझे टालने के लिए? हाँ, लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम्हें इस बखेड़े में मैं फंसाना नहीं चाहता। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा बॉस? ऐसी बात नहीं है विमल, तुम मेरे दोस्त और सच्चे हमदर्द हो। आड़े वक्त हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है। तो फिर इस मामले में मुझे आप दूर क्यों रख रहे हैं? इसलिए कि ये नहायत पेचीदा, खतरनाक और अब तक के सभी मामलों से बिल्कुल अलग है। इतना अंदाज़ा तो अब तक लगा चुका हूँ बॉस, विमल व्याकुलतापूर्वक बोला। मिस्टर परेशनाथ के कहने के मुताबिक काली डायरी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वो दुश्मन के हाथ पड़ गई तो हमारे देश का बड़ा भारी यही तो हो सकता है। संक्षिप्त मौन के बाद वह हिचकिचाता सा बोला, और इसलिए इस मामले में आपका रवैया मुझे अजीब लग रहा है। अजय ने स्थिर निगाहों से उसे घूरा। तुम कहना क्या चाहते हो? बस यही कि आपने जिस ढंग से नीलम को मिस्टर परेशनाथ की पूछताछ से बचाने के लिए झूठ बोला था, वो मुझे कतई पसंद नहीं आया। विमल ने उसी के स्वर में जवाब दिया। मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि आप मुझसे भी बराबर कुछ छिपाए चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि तुम समझते हो कि मैंने नीलम को बेडरूम में छिपा रखा है। यस बॉस। तो फिर असलियत जानने के लिए तैयार हो जाओ। अजय पलट कर बेडरूम में जा पहुंचा। उसने एक झटके के साथ अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर आ जाओ मोना, उसने कहा, और एक और हट गया ताकि नीलम का रेशमी गाउन पहने बाहर निकलती मोना विमल को दिखाई दे सके। मोना पर निगाह पड़ते ही विमल बुरी तरह चौंक कर तनिक पीछे हट गया। हैरानगी से आंखें फैलाए वह यूं ताके जा रहा था मानो सामने मौजूद नज़ारे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आ सके। प्रत्यक्षता उसकी वहां मौजूदगी से बेखबर मोना अलमारी से बाहर आते ही अजय से लिपट कर सिसकने लगी। ओ अजय, मैं डर के मारे मरी जा रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक हो गया ना? उन लोगों को यकीन आ गया था तुम्हारी बातों पर, पीटर के बारे में? अजय ने उसे वापस पीछे अलमारी की ओर ढकेल दिया। इसे उतारो, वह पारदर्शी गाउन की ओर संकेत करता हुआ कड़े स्वर में बोला, और ढंग का कोई कपड़ा पहन लो। अजय आदेश देकर बाहर ड्राइंग रूम में आ गया। विमल दूसरी ओर मुंह किए खड़ा था। दरवाज़ा बंद किए जाने और अजय की कदमों की आवाज़ सुनकर भी वह उसी तरह खड़ा रहा। अजय उसके पास पहुंचा। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई? विमल ने ना तो जवाब दिया और ना ही उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। अजय ने उसके कंधे पर हाथ मारा। तुम खामोश क्यों? विमल ने पलटकर उलझन भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अजय ने पूछा। मुझे जो कहना, विमल विमल सर हिलाता हुआ बोला, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा बॉस। मेरी परवाह मत करो, तुम्हें जो कहना कह डालो। अजय खींचता सा बोला, मैं नहायत घटिया और गिरा हुआ आदमी हूँ। इतना बेशर्म और कमीना हूँ कि एक नंगी औरत को नीलम के बेडरूम में छिपा रखा है। यही कहना चाहते हो ना? ये सब कहने की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता बॉस, विमल हिचकिचाता सा बोला। यह आपका ज़ाती मामला है। उसने गहरी सांस ली। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मैं चलता हूँ। मैंने यहाँ रुककर गलती की। मुझे इंस्पेक्टर रविशंकर और मिस्टर परेशनाथ के साथ ही चला जाना चाहिए था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। अजय ने उसके कंधे पकड़े। नहीं विमल, वह दांत पीसता हुआ बोला, अब तुम इस तरह नहीं जा सकते। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करके ही रहूँगा। विमल ने पलके झपकाई। गलतफहमी? हाँ, अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। उसने जबरन विमल को खींचकर एक कुर्सी में ढकेल दिया और सिलसिलेवार अब तक का सारा घटनाक्रम मेघराज से मिली रसीद को छोड़कर अजय ने विमल को सुना दिया था। परंतु अजय ने साफ नोट किया कि विमल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं आया था। तभी प्रवेश द्वार पर दस्तक दी गई। अजय ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। करीब 20 वर्षीय एक लड़के ने भीतर प्रवेश किया। मिस्टर अजय कुमार कौन है? उसने शिष्ट स्वर में पूछा। मैं हूँ, अजय बोला। लड़के ने अपनी जीन्स की जेब से निकालकर एक सादा लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। अजय उस लड़के और प्रवेश द्वार के बीच में खड़ा हो गया। उसने लिफाफे का एक सिरा फाड़कर अंदर से तय किया हुआ कागज़ निकालकर खोला। उस पर सिर्फ एक मैसेज टाइप किया हुआ था। ना तो किसी को संबोधित किया हुआ था, ना ही नीचे किसी के दस्तखत थे। मैसेज था, तुम्हारी सहेली हमारे कब्जे में है। उसने बताया है कि तुम्हें मेघराज सक्सेना के पास से कागज़ का एक टुकड़ा मिल गया था। अगर तुम कागज़ का वो टुकड़ा हमें सौंप दोगे तो हम तुम्हारी सहेली को सही सलामत वापस लौटा देंगे। खबरदार, अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो कोई चालाकी मत करना। शर्त मंजूर हो तो थंडर के मॉर्निंग एडिशन के व्यक्तिगत विज्ञापन के कॉलम में ये विज्ञापन दे दो। ओके के, फिर हम तुमसे दोबारा संपर्क करेंगे। मैसेज पढ़ते ही अजय की खोपड़ी घूम गई थी, लेकिन उसने अपना चेहरा भावहीन बनाए रखा। उसने मैसेज लाने वाले लड़के की बाँह पकड़कर उसे झंझोड़ा। ये तुम्हें कहाँ से मिला? लड़का सहम गया। मेहता रोड पर एक आदमी ने मुझे रोककर ये लिफाफा दिया था, साथ ही 100 रुपये का नोट देकर कहा कि इस पते पर पहुंचा दूं। उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? मैं उसे ठीक से नहीं देख सका। वह अंधेरे में एक पेड़ की आड़ में था। जब मैं वहाँ से गुजरा तो उसने आवाज़ देकर मुझे बुला लिया था। अजय को वह सच बोलता नजर आया। उसकी बाँह छोड़कर अजय ने उसे जाने का संकेत कर दिया। लड़का चला गया। अजय ने दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। टाइप किया हुआ धमकी भरा मैसेज लापरवाही से हाथ में थामे वह दरवाजे पर निगाहें जमाए
यूं अपलक देख रहा था मानो दरवाजे के पार देखने की कोशिश कर रहा था। अब तक तटस्थ दर्शक की भांति देखता विमल उसके पास पहुंचा और उसकी उंगली में दबा कागज खींच लिया। अजय ने प्रतिरोध नहीं किया। वह पूर्वतः बंद दरवाजे को ताकता रहा। विमल ने मैसेज पढ़ने के बाद पहले अविश्वास पूर्वक अजय को घूरा, फिर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कागज को मुट्ठी में भींचकर वह तीव्र स्वर में बोला, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अजय ने गर्दन घुमाकर यूं उसकी ओर देखा मानो किसी नितांत अपरिचित व्यक्ति को देख रहा था। अब भी आप कोई सफाई देना चाहते हैं? विमल ने पूछा। अजय ने जवाब नहीं दिया। अब साबित हो गया कि आप शुरू से ही झूठ बोलते रहे, विमल बोला। मेघराज सक्सेना के हिस्से का रसीद का टुकड़ा आपके पास है? अजय ने सहमति सूचक सर हिलाया। हाँ, वह बोला, मेरे पास ही। विमल टांगें चौड़ाकर उसके सामने खड़ा हो गया। इस बारे में आपसे कोई और बात अब नहीं करना चाहता, वह कड़वाहट भरे लहजे में बोला। इस मैसेज ने सारी असलियत बता दी है। मेरे रास्ते से हट जाइए। अब मैं एक पल भी और यहाँ नहीं रुकूंगा। अजय ने बॉय चढ़ाकर उसे घूरा। अक्ल से काम लो विमल, बचपना मत करो। बचपना? आप इसे बचपना कहते हैं? तो और ये क्या है? असलियत को समझे बिना तुम बेकार गलत नतीजे निकालते जा रहे हो। मैं जो समझना चाहता था समझ चुका हूँ। अब कुछ और मुझे नहीं समझना। आपके झूठ सुनकर मैं ऊब चुका हूँ। मुझे जाने दीजिए। अजय दरवाजे के सामने से नहीं हटा। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो जबरन तुम्हें कुछ मैं नहीं सुनाऊंगा। तो फिर मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ? मिस्टर परेशनाथ के पास। अजय को उसके इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तुम ये नोट पढ़ चुके हो ना? उसने कठिन स्वर में पूछा। इसका मतलब समझते हो? हाँ, इससे जाहिर है कि नीलम उन लोगों के कब्जे में है। फिर भी तुम ऐसा कर रहे? हाँ, क्यों? इसके लिए कि आपके पास जो रसीद का टुकड़ा है वो हज़ारों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विदेशी एजेंट से लेना चाहता है। मैं मानता हूँ जो चीज़ होना चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन साथ ये भी सही है कि मेरे पास वही इकलौता तुरुप का पत्ता है। मतलब? सीधी सी बात है, जब तक वो चीज़ मेरे पास है नीलम तभी तक महफूज रहेगी, अजय ने कहा। अगर तुमने परेशनाथ को बता दिया और वो चीज़ मजबूरन मुझे देनी पड़ी तो। और शेष वाक जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। आप भूल रहे हैं कि नीलम एक खुददार लड़की है। उसे अपने मुल्क से भी बेहद प्यार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसकी जान की जो कीमत आप चुकाना चाहते हैं उस कीमत पर वह जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर आपने उन एजेंटों के साथ सौदा कर लिया तो यकीन मानिए कि नीलम हमेशा के लिए आपसे नफरत करने लगेगी। मुझे सिर्फ नीलम की ही फिक्र नहीं है, अजय उसकी बात काटता हुआ बोला। अपनी फिक्र भी है। नाउ स्टॉप इट, लेट मी गो, गेट आउट ऑफ माई वे। अजय और ज़्यादा मजबूती के साथ दरवाजे के सामने अड़ गया। तुम अपना इरादा नहीं बदलोगे? नहीं, मैं आपके मुंह से इतने झूठ सुन चुका हूँ कि अब आपके एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं करूँगा। मैं मिस्टर परेशनाथ के पास जा रहा हूँ। अजय ने बड़े ही निराश भाव से देखा। उसे विमल की जिद और सोचने के ढंग पर तरस आ रहा था और यह सोचकर तकलीफ भी महसूस हो रही थी कि विमल ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था जो कि वह उठाना नहीं चाहता था। मुझे अफसोस है विमल, वह गहरी सांस लेकर अलग हटता हुआ बोला। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मुझे कुछ नहीं सुनना है, कहकर विमल दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन ज्यों ही वजह की बगल से गुजरा, अजय ने दाएं हाथ का नपा तुला घूंसा उसकी कनपटी पर जमा दिया। विमल बुरी तरह लड़खड़ाया और इससे पहले कि वह संभलने की कोशिश करता उसके घुटने मुड़े और वह त्वरा कर नीचे गिरने लगा। अजय ने उसे बाहों का सहारा लेकर धीरे धीरे फर्श पर लिटा दिया। उसकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काली डायरी के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।